हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो अब शुरू होने वाला है, वो अब स्टार्ट होने वाला है। और उसी के रिगार्डिंग अब जो है हम चैप्टर की समरी के साथ साथ आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए क्लास शुरू करें बेटा। आप सभी तैयार हैं पढ़ने के लिए? मैं तो तैयार हूं पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको भी तैयार होना होगा पढ़ने के लिए। रेडी? अपनी कॉपी और जो कलम है, जो पेन है, वो अपने साथ रखिए, नहीं तो कुछ चीजें हो सकता है आपसे छूट जाए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया हैं। पढ़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आपकी सेकंड बुक स्वतंत्र भारत की राजनीति का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था। टोटल बुक की अगर मैंने आपसे बात करी थी तो 14 चैप्टर्स हैं, उनमें से 11th जो चैप्टर है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके 4 से 5 अलग अलग चैप्टर्स के टॉपिक को मर्ज किया गया है, उसे मिलाया गया है। और इसी वजह से ये जो चैप्टर है बहुत लेंदी हो जाता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, न्यूली सिलेबस की बात करूं, जो आपका 2022-23 का है, उसके अंदर सिलेबस में सिर्फ ये 3 टॉपिक लिख दिए गए हैं: एक दलीय प्रभुत्व, द्विदलीय प्रभुत्व और बहुदलीय गठबंधन प्रणाली। लेकिन जब हम इसे डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन्हें हमें पढ़ना होगा। क्लियर है बेटा? फटाफट पहले चैप्टर का नाम लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में यही कहता हूं कि अगर आपको चैप्टर का नाम, अध्याय का नाम जो है वो क्लियर है तो आपका 80% काम हो जाता है। चैप्टर का नाम ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले भारत की बात कर रहे हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस व्यवस्था का हमने चयन किया है उसे किस नाम से जाना गया है? लोकतंत्र। किस नाम से जाना गया है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी शासन प्रणाली की अगर हम बात करें। अब लोकतंत्र होता क्या है? तो अब्राहम लिंकन की एक सबसे अच्छी डेफिनेशन है जो आपने शुरू से पढ़ी होगी, 6ठी क्लास से आप डेमोक्रेसी को पढ़ते आ रहे हैं। बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि एक ऐसा शासन जो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता को ही समर्पित है। तो जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की स्थापना कैसे हो सकती है? लोकतंत्र की स्थापना चुनावों के द्वारा हो सकती है। क्या हो सकती है? तो हम सामान्य शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जो चुनाव है लोकतंत्र में वो क्या है? एक सिक्के के 2 पहलू है। यानी कि लोकतंत्र के बिना चुनाव और चुनाव के बिना लोकतंत्र जो है वो संभव नहीं है। और जब हम चुनावों की चर्चा करते हैं तो चुनावों के लिए क्या चाहिए? हमें दल। क्या चाहिए? दल चाहिए। और अगर दल नहीं होंगे तो चुनाव नहीं हो सकते। अब हमें समझना है कि दल क्या होता है। दल या पार्टी किसे कहा जाता है? तो दल की अगर मैं बात करूं, दल किसे कहा जाता है? जब एक जैसे लोगों का समूह जिनका हित क्या हो? समान हो। क्या हो? हित समान होगा तभी क्या होगा? दल बनेगा। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि क्लास में भी कई सारे गुट होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे अलग,
नकल करने वाले अलग, बंक मारने वाले अलग, कुछ सोशल एक्टिविटी के बच्चे अलग, स्पोर्ट्स के अलग। तो क्लास में भी जो कॉमन इंटरेस्ट होता है उसी के बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, एक दल बनाते हैं, एक गुट बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब दल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोकतंत्र में, क्योंकि यहां पर क्या है, चुनाव जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि दल से आप क्या समझते हैं और राजनीतिक दल से क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, वह दल जो राजनीति में भागीदारी लेते हैं और उनका हित जो है वो समान होता है, वो राजनीतिक दल कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? दोबारा रिपीट करूं एक बार, चलिए। वह दल जो राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी लेते हैं, यानी कि राजनीति में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, और उनके हित जो हैं वो समान होते हैं, वो कॉमन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, राजनीतिक दल कहलाते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है। जब आप YouTube पर इसको देखेंगे तो यहां पर नीचे लिखा हुआ भी आ जाएगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। वैसे बड़ी सिंपल सी बात है, आपको समझ आई गई होगी। अब राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन लेते हैं, तो कई तरीके के हमारे पास राजनीतिक दल हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़े। तो दलों के प्रकार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, दलों के प्रकार की बात करेंगे। तो यहां पर आपके सामने आपकी बुक जो है वो 3 तरीके के दलों की बात कर रही है। सबसे पहला क्या है, नेशनल पार्टी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय दल। ठीक है ना? वह दल जिनका वर्चस्व पूरे राष्ट्र में होता है, पूरे देश में होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका क्षेत्रीय दल। अब देखिए क्षेत्रीय दल का मतलब क्या है, वह दल जिनका प्रभुत्व या जिनका जो पावर है वो किसी एक सीमित क्षेत्र तक ही होती है, किसी एक क्षेत्रीय संगठन तक ही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय दल कहते हैं। यानी कि वो दल जो कि किसी एक क्षेत्र से संबंधित है वही क्या कहलाते हैं, क्षेत्रीय दल। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, डीएमके को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सी राजनीतिक पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस को देख सकते हैं, जहां पर उसका जो वर्चस्व है वो कहां है, सिर्फ पश्चिम बंगाल तक। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी दल हैं जो किसी एक क्षेत्र से संबंधित है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो अकाली दल है उसे भी हम इस श्रेणी में रखकर देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? और तीसरा जो दल है वो निर्दलीय है, और वो आपके सिलेबस में उतना है नहीं, लेकिन अब अगर हम बात करें गठबंधन के समय की, तो यहां पर क्या हो रहा है, इनका वर्चस्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट है, कुछ पूछना, बताना। अब देखिए यहां पर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कुछ बेसिक टॉपिक से, जो कि आप अच्छे से समझ गए तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें, क्योंकि भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था की बात कर रहा है, तो भारत में दलों की शुरुआत कब से हुई, सबसे पहले हमें क्या समझना है, भारत में दलों की जो शुरुआत है कब से हुई। तो इसके लिए जो हम सेंटर लाइन रखेंगे वो रखेंगे 1947। क्या रखेंगे? 1947 सेंट्रल लाइन रखने का क्या मतलब है, पहले इसको समझते हैं। क्योंकि 1947 से पहले की हम बात करें तो भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं था। जब भारत स्वतंत्र हुआ 14-15 अगस्त की मिडनाइट को, भारत कब आजाद होता है, 14-15 अगस्त की मिडनाइट को, मध्य रात्रि को जब भारत आजाद होता है, तो आजादी के बाद ही हम किस चीज की बात करते हैं, इसे नेहरू विजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमने राजा रानी का शासन देख लिया था और उसी की वजह से हम क्या हुए थे, गुलाम भी बने थे। और अब जो हमने शासन के लिए व्यवस्था का चुनाव किया वो क्या था, लोकतंत्र था। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने सबसे पहला काम क्या किया, लोकतंत्र को अपनाया। बात समझ में आई? लोकतंत्र को अपनाया, और यहां पर जो एक सबसे बड़ी पार्टी थी, जो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसे हम किस नाम से जानते हैं, कांग्रेस के नाम से जानते हैं। शाबाश बेटा, किसके नाम से जानते हैं, कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा दल, सबसे पहला और सबसे बड़ा दल जो था वो क्या था, कांग्रेस।
अब समस्या ये है कि कांग्रेस इस समय तक एक राजनीतिक दल नहीं था। कोई बच्चा बता सकता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जी बच्चे बताइए। 1885 में कांग्रेस की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो स्थापना कब हुई? 1885 में कांग्रेस जो है उसका जन्म हुआ। अब अगर आप डिक्शनरी देखेंगे, इंसाइक्लोपीडिया देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो है वो सबसे ज्यादा वैलिड और वैल्यूएबल मानी जाती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। उसमें आप कांग्रेस का मतलब ढूंढेंगे तो कांग्रेस का मतलब ये आपके सामने आएगा कि जब भी 5-10 लोग कहीं खड़े होकर कोई बात करते हैं, 5-10 लोग खड़े होकर कुछ बात करते हैं तो उस लोगों के ग्रुप को कांग्रेस कहा जाता है। तो 1947 से पहले की बात करें तो कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं था। कांग्रेस क्या था? एक ऐसा दल था जिसको स्वतंत्रता को प्राप्त कराना था। क्लियर है? तो कांग्रेस पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसा समूह था जो कि डिसीजन ले सकता था, जो कि निर्णय ले सकता था, और इसीलिए भावी भविष्य में कांग्रेस को एक राजनीतिक दल की शेप मिली। क्लियर है बेटा? क्लियर है सभी को? भारत का पहला चुनाव, अब यहां से देखिए हमारी विकास यात्रा जो है वो शुरू होगी, क्योंकि जब तक हमें पहले चुनाव के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जरा सा एक पॉज लेता हूँ, पहले तीनों प्रकार की जो दलीय व्यवस्था है उसको समझ लेते हैं और उसके बाद हम भारत के पहले चुनाव की जो विकास यात्रा है वहाँ से शुरू करेंगे और वर्तमान समय तक यानी कि 2023 तक की बात करें तो उस यात्रा को समझेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहला जो दल है, जो दलीय व्यवस्था, दल तो हमें समझ आ गया क्या है। अब हम किसकी चर्चा करेंगे? दलीय व्यवस्था की। तो सबसे पहले जो है वो है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय या दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। बातें नहीं, बातें करेंगे तो हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर हमें पहुंचना है। तो जब हम दलीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या है, एक दलीय व्यवस्था का मतलब क्या है? जहां राजनीति में, इसको ध्यान रखेंगे, जहां राजनीति में एक ही दल का वर्चस्व हो, यानी कि एक ही दल हो और उसका क्या हो? वर्चस्व हो, ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा? एक दलीय व्यवस्था की पहली स्पेशलिटी क्या होता है? शासन में एक ही दल हो, शासन में एक ही दल। ठीक है, एक ही दल हो और उसका क्या हो? जलवा, आपकी भाषा में जलवा, मेरी भाषा में वर्चस्व। सलमान खान कहता है ना, मेरा ही जलवा। तो वैसे ही अगर किसी एक ही पार्टी का जलवा हो, एक ही पार्टी बार बार विजयी हो रही हो, एक ही पार्टी बार बार जीत रही हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एक दलीय व्यवस्था। अब देखिए यहां पर ध्यान करने वाली बात क्या है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल एक ही दल होता है। दल बहुत सारे हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो वर्चस्व होगा, जो उसकी एक पावर होगी, जो उसकी शक्तिशाली शक्ति होगी, वो क्या होगी? किसी एक दल के पास ही होगी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं? चीन। चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या है? वहां पर एक ही दल है, या तो आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ हैं। वो सीधी सी बात कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आप हमारे एनिमी हैं, आप हमारे शत्रु हैं। क्लियर है बेटा? एक दलीय व्यवस्था समझ आ गया? तो इसे हम दो ऑर्डर में समझेंगे, एक वर्ल्ड ऑर्डर में समझेंगे और एक भारत के संदर्भ में समझेंगे। भारत के संदर्भ की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस, पहले इसको समझ लेंगे। भारत के संदर्भ की बात करूं तो भारत में एक दलीय व्यवस्था जो है वो कौन से ड्यूरेशन में रही? तो हम यहां पर क्या देख सकते हैं? पहले 3 चुनाव लिख लेंगे बेटा इसे। पहले तीन चुनाव जो हैं उनमें जो व्यवस्था थी, क्योंकि देखिए एक ही दल है कांग्रेस और वो बार बार जीत रहा है, वो 3 बार लगातार जीत रहा है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? एक दलीय व्यवस्था। कि एक दल का जो वर्चस्व है, एक दल का जो जलवा है,
वो यहां पर हमें देखने को मिला। क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट? बोर तो नहीं हो रहे हैं? चुटकुले उटकुले सुना दूं एक दो? चलिए, तो एक दलीय व्यवस्था का मतलब समझ आ गया। अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर में देख रहे हैं तो चीन, और अगर समझ में नहीं आ रहा है और आपको भारत के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में एक दलीय व्यवस्था को कब देखा जा सकता है, तो आप क्या लिखेंगे? पहले 3 चुनावों में जो कांग्रेस है वो एक दल के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाई, तो भारत में एक दलीय व्यवस्था जो है वो इस ड्यूरेशन में रही। इज दैट क्लियर बेटा सभी को? अब देखिए यहां पर दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है 2 दलीय व्यवस्था। जी बेटा, चीन जो है बेटा विश्व का ऐसा देश है जहां पर एक दलीय सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है केवल उसी का शासन है जब से वो आजाद हुआ तब से अब तक। क्लियर है? चलिए, अब देखिए 2 दलीय व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो 2 दलीय व्यवस्था में क्या होता है? सारी चीजें सेम होती हैं, बस यहां पर शासन में, कहां पर? शासन में 2 दल जो होते हैं वो वर्चस्व में होते हैं। 2 दल जो है होंगे और उन दोनों का क्या होगा? वर्चस्व होगा, उन दोनों का जलवा होगा। क्लियर है? अब देखिए 2 दल का मतलब क्या है कि यहां पर भी बहुत सारे दल हो सकते हैं, लेकिन 2 दल जो होंगे वो मुख्य भूमिका निभाते हैं। बात समझ में आ गई? इसका एक एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं? एक देख सकते हैं यूएसए और ब्रिटेन। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। एक देख सकते हैं हम यूके। यहां पर यूके का मतलब उदय कुमार नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से, ब्रिटिश के नाम से, इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए भारत की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में ऑफिशियली कभी भी ऐसा फेज नहीं रहा कि 2 ही दल हों। बात समझ में आ रही है? जैसे एक दलीय व्यवस्था का हमने एग्जाम्पल दे दिया कि पहले 3 चुनाव जो थे वहां पर किसका जलवा रहा, किसका वर्चस्व रहा? कांग्रेस का रहा, तो इसे हमने एक दलीय व्यवस्था की श्रेणी में रख दिया। लेकिन अगर हम 2 दलीय व्यवस्था की बात करें तो ऑफिशियली ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं है, लेकिन 1977 के बाद, 1977 के बाद से लेकर 1989 का जो फेज है, उस काल में हम कह सकते हैं कि भारत जो है उसमें 2 दलीय व्यवस्था रही, एक कांग्रेस और एक एंटी कांग्रेस। बात समझ में आ गई कि भाई एंटी कांग्रेस का उद्देश्य क्या था कि हमें केवल कांग्रेस को हराना है, तो वो जो ड्यूरेशन है उसे हम अनऑफिशियली देख सकते हैं कि भारत में 2 दलीय व्यवस्था जो है उस कुछ समय के लिए रही। क्लियर है बेटा? चलिए, बहुदलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? दलों की संख्या 2 से अधिक। दलों की संख्या की अगर मैं चर्चा करूं, संख्या की बात करूं, तो 2 से अधिक होते हैं। बातें नहीं, दलों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो यहां पर दलों की संख्या क्या है? 2 से अधिक होती है। और कई बार ये दल क्या करते हैं? आपस में गठबंधन भी करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते भी हैं, क्योंकि ये एक दल जो है वो पूर्ण बहुमत लाने में असमर्थ होता है। बात समझ में आ गई? तो पूर्ण बहुमत या पूर्ण मतों से विजय करने में ये दल जो है असमर्थ होते हैं, और इसी कारण ये दूसरे दलों से भी क्या लेते हैं? सहयोग लेते हैं। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हम एक घर बनाते हैं तो घर का जब लेंटर डाला जाता है तो लेंटर के नीचे बहुत सारे पोल्स लगाए जाते हैं लकड़ी के। अब वो क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि उस समय वो उस स्थिति में नहीं होता है कि वो अपना भार संभाल सके, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ लठ लगाए जाते हैं, कुछ पोल लगाए जाते हैं ना। लठ थोड़ा सा देसी हो गया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ गए, मेरे लिए उतना काफी है। तो इसी तरीके से जो राजनीति में सरकार का लेंटर है, जब वो अपने आप नहीं खड़ा हो पाता तो बहुत सारे दल जो हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से वो सरकार जो है वो स्थिरता की स्थिति में आ पाती है। क्लियर है बेटा? तो बहुदलीय व्यवस्था में क्या है? दलों की संख्या 2 से अधिक होती है, और अधिकतर यहां देखा गया है गठबंधन को।
किसको देखा गया है? गठबंधन जो है वो इसका एक प्राइम गोल रहता है। और अगर भारत की बात करें, भारत में बहुदलीय व्यवस्था कब से देखी जा सकती है? तो आपके लिए क्या डेट है? 1989। क्या है? 1989। क्या पढ़ा था हमने, क्या हुआ था इस समय? राष्ट्रीय मोर्चा। तो राष्ट्रीय मोर्चा पर हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय राजनीति में अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोalition गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गठबंधन की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत जो है वो 1989 के बाद से वर्तमान समय तक हम देख सकते हैं। इज दैट क्लियर सभी को? कोई डाउट, कुछ पूछना बताना। चलिए, जो आपको लग रहा है आपके लिए वैल्यूएबल है, आप उसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें। क्या ये सबको समझ आ गया है? जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नहीं, जो ऑनलाइन है, आप तो ऑफलाइन है। चलिए, तो अब यहां से सवाल क्या बनता है उसके ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि इतना समझने का कोई लाभ नहीं है अगर हमें सवाल का जवाब देना ही नहीं आए। तो यहां से देखिए सवाल क्या आता है, पहले उन सवालों की चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल है, एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जल्दी से नोट करेंगे। जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप इनको ऐसे लिखिए, जैसे एक लिख दिया, उसके नीचे दो लिख दीजिए, उसके नीचे बहु लिख दीजिए। ठीक है, एक, दो और बहु, और उसको एरो बना दीजिए। से आप क्या समझते हैं, यानी एक दलीय व्यवस्था से क्या समझते हैं, ये सवाल आ गया। दो दलीय व्यवस्था से क्या समझते हैं, ये सवाल आ गया। या बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये बताएं। अब इस तरीके के जो सवाल हैं ये ज्यादातर आपके 2 मार्क्स में आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। एक दलीय से क्या समझते हैं, इसकी कोई 2 विशेषताएं बताएं। दो दलीय से क्या समझते हैं, इसकी कोई 2 विशेषताएं बताएं। बहुदलीय से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई 2 विशेषताएं बताएं। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन हम यहां से ले सकते हैं कि भारत में एक दलीय व्यवस्था का कब देखा जा सकता है? भारत में एक दलीय व्यवस्था को कब देखा जा सकता है? तो आंसर क्या है? पहले 3 चुनाव। दूसरा सवाल आता है कि 2 दलीय व्यवस्था को कब देखा जा सकता है? तो कब देखा जा सकता है? 77 से 89 का जो फेज है उसके अंदर देखा जा सकता है। तीसरा है कि बहुदलीय व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है? तो 1989 राष्ट्रीय मोर्चा जो है तब से हम इसे देख सकते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? आगे बढ़े तो देखिए यहां से जो अगला क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है, अगर हम उसकी बात करें तो क्वेश्चन क्या है? बहुदलीय शासन प्रणाली के कोई 4 लाभ बताइए। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन यहां पर क्या है? बहुदलीय। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? देखिए कोई 4 लाभ का मतलब क्या है कि इससे क्या 4 बेनिफिट होते हैं, बहुदलीय प्रणाली के क्या लाभ हैं। अब यहां पर मैंने जैसे आपको बोला था पहले भी कि अपने दिमाग को एक किचन बनाओ। तो अगर मान लीजिए लाभ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लाभ पूछ रहा है, और आपको विशेषताएं पता है। आपको क्या पता है? विशेषताएं पता है। तो यहां पर घबराने का नहीं, दोनों एक ही बात है। अगर आपको विशेषताएं पता है और लाभ पूछ लिया है तो वही लिख देना, और अगर लाभ पता है विशेषताएं पूछ लेगा तो भी यही लिख देना, घबराना नहीं। क्लियर है बेटा सभी को? तो विशेषताएं और लाभ जो है वो हर सवाल में आप देख सकते हैं, एक ही चीज है, एक ही बात है। चलिए पहला लाभ या पहली विशेषता लिखेंगे, मतदाताओं के पास। पहला लाभ क्या है? जो मतदाता है, जो वोटर है, मतदाता के पास, बातें नहीं, मतदाता के पास अधिक विकल्प होते हैं। विकल्प क्या होते हैं? ऑप्शन बढ़ जाते हैं। मतदाता के पास क्या होते हैं? अधिक विकल्प होते हैं। क्लियर है बेटा? तो पहला लाभ या पहली विशेषता क्या कह सकते हैं कि जो वोटर है, जो कि वोट देने वाला है, उसके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। अब देखिए 1 पार्टी सिस्टम होगा तो वहां पर एक ही दल है, वो चाहे ना चाहे उसी को देना पड़ेगा।
अगर टू पार्टी सिस्टम है तो दो ही हैं, लेकिन मल्टी पार्टी या बहुदलीय व्यवस्था में क्या है, उसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। झाड़ू को लगाओ, कमल को लगाओ, हाथ को लगाओ, बाल्टी को लगाओ, हाथी को लगाओ, जहां मन नहीं कर रहा है तो नोटा दबा दो कि भैया नन ऑफ दिस, हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहां से देखेंगे, सरकार उत्तरदायी और जवाबदेह होती है। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो सरकार है, सरकार उत्तरदायी एवं जवाबदेह, जवाबदेह यानी कि यहां पर जो सरकार है वो अपने कर्तव्यों से मुकर नहीं सकती। क्या है, अपने कर्तव्यों से मुकर नहीं सकती है, जो उसने कहा है वो उसे करना भी पड़ेगा। क्लियर है बेटा सभी को? जो सरकार है वो ज्यादा उत्तरदायी होती है, और साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो यहां पर उसकी जो जवाबदेही है वो भी क्या होती है, अन्यों के मुकाबले अधिक होती है। क्लियर है बेटा? अब देखिए, क्योंकि हम भारत जैसे समाज में रहते हैं, और भारत जैसे समाज में रहने का मतलब क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश। भारत क्या है, एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, और यहाँ पर कई संप्रदाय, कई विचारधारा के लोग जो हैं वो निवास करते। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा वो यहीं से बनेगा, लिखेंगे प्रत्येक वर्ग और विचारधारा। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक वर्ग एवं विचारधारा का प्रतिनिधित्व, विचारधारा का प्रतिनिधित्व। क्लियर है बेटा? कि जितनी भी हमारी विचारधाराएं हैं, जितने भी वर्ग जो हैं वो भारत में रहते हैं, उन सभी का प्रतिनिधित्व जो है वो हो पाता है। अब देखिए, जैसे चाइना का एग्जाम्पल लिया हमने, अमेरिका का लिया, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ग हों जो कि क्या कर रहे हैं, एलीट क्लास हैं, राजनीति में वो बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं ले पाते। तो सभी लोग नहीं ले पाते, इसकी जो कमी है वो कौन पूरी करता है, मल्टी पार्टी सिस्टम करता है, बहुदलीय प्रणाली करता है। इसमें प्रत्येक वर्ग और जो भी विचारधारा है वो सभी क्या होती है, पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम यहां पर देख सकते हैं, एक पार्टी की तानाशाही पर रोक। नेक्स्ट क्या है, एक पार्टी की तानाशाही पर रोक, तानाशाही पर रोक। अब देखिए, जब भी राजनीति में देखा गया है कि एक दल विजयी होता जाता है तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है, तानाशाह बन जाता है। और इसके लिए हमारी देशी भाषा में क्या कहा जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर लाठी भी सबकी है और भैंस भी सबकी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम में एक दलीय व्यवस्था के विपरीत क्या देखा जा सकता है कि जो तानाशाही है उस पर रोक लगा दी जाती है, और अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो 5 वर्षों के बाद जो सरकार बनाने वाली जनता है वो दंड के रूप में आपको सरकार से गिरा भी सकती है। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया हमारा 4 मार्क्स का सवाल। ये अगर सवाल आएगा तो कितने में आएगा, 4 अंकों में आएगा। और यहां पर आपको किस बात को समझना है कि 4 अंकों में लाभ पूछ रहा है और विशेषता पूछ रहा है, तो दोनों का अर्थ क्या है, समान है, अलग नहीं है। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना बताना? चलिए, जो बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे कांग्रेस को, और कांग्रेस से संबंधित जितने भी सवाल जो हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उनकी चर्चा करेंगे। और मैं अपने अनुमान की बात करूं, जो मेरा 15-17 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो यहां से जो आपके सवाल आएंगे वो पैसेज बेस आएंगे, यानी कि आपका जो पैसेज होगा उसके ऊपर आएंगे, तो उसी की चर्चा को हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहां पर मैं हेडर क्या डाल रहा हूं, कांग्रेस। हेडर क्या है हमारा,
कांग्रेस, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और इसी में हम अलग अलग सवाल जो हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमें पूर्व ज्ञात है, जैसा कि हमें पहले से पता है कि पहले 3 चुनाव, लिखते चलेंगे बेटा, पहले 3 चुनाव किसका वर्चस्व? वर्चस्व का मतलब सभी को पता है, अपना जलवा। तो पहले 3 इलेक्शन में किसका वर्चस्व रहा? कांग्रेस का वर्चस्व रहा। अब देखिए, वर्चस्व की बात अगर जब मैंने छेड़ी है तो केंद्र स्तर पर भी क्या थी? कांग्रेस थी, और राज्य स्तर पर भी क्या थी? कांग्रेस थी। तो दोनों ही स्तरों पर ये क्या हो रही थी? विजय हो रही थी। क्लियर है बेटा? तो जैसा कि आप लोगों को पूर्व ज्ञात है कि कांग्रेस पहले 3 चुनावों में विजय रही और उसका वर्चस्व रहा, चाहे वो केंद्र पे स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर जो कांग्रेस है वो विजय रही थी। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस की विजय, क्वेश्चन क्या बन रहा है? कांग्रेस की विजय या वर्चस्व के कोई 4 कारण बताएं। क्या बताना है? कोई 4 कारण बताएं। 4 मार्क्स का ही सवाल आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। एमसीक्यू फॉर्मेशन में आएगा तो 1 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से यहां से आपका पैसेज बेस जो क्वेश्चन है उसके आने की संभावना अधिक है। यहां पर देखिए, मैंने क्या बताया कि कांग्रेस की विजय पूछ लिया, आपसे पूछा कांग्रेस क्यों जीत रही थी लगातार, उसके कारण बताए, या आपसे सवाल पूछ लिया कांग्रेस के वर्चस्व के कारण बताएं कि पहले 3 इलेक्शन में कांग्रेस क्यों जीत रही थी। पहला पॉइंट लिखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। पहले पॉइंट के रूप में हम क्या देख सकते हैं? स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। महत्वपूर्ण क्या थी? इसकी भूमिका थी। जैसा कि हमने देखा कि 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ और उसके साथ ही भारत को आजादी दिलाने में कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका रही। देखिए, ये कहना थोड़ा सा सरल है, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ और भी कई दल थे और भी कई फैक्टर्स थे जिसकी वजह से देश आज़ाद हुआ। केवल कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। दूसरा सवाल देखेंगे, सबसे पुराना राजनीतिक दल। दूसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं? सबसे पुराना राजनीतिक दल। तो जैसे कि आपको पता है, भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में सबसे पहला राजनीतिक दल भी इसे कहा जा सकता है और सबसे पुराना राजनीतिक दल भी इसे कहा जा सकता है, और इसी वजह से भी ये क्या जीत रहा था? अपने इलेक्शन जीत रहा था, अपने 3 चुनाव जीत रहा था। नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रसिद्ध व करिश्माई नेता। प्रसिद्ध व करिश्माई नेता। देखिए, करिश्माई नेता का मतलब क्या है कि कुछ अच्छे वक्ता जो थे वो इस पार्टी में शामिल थे और इसी वजह से भी ये पार्टी जो है वो 3 चुनाव जो है वो जीत पाई। बात समझ में आ रही है? प्रसिद्ध व करिश्माई नेता जो हैं उनकी वजह से भी क्या हुआ? ये जो है वो इलेक्शन जीत पाई। अगला पॉइंट यहां पर हम देख सकते हैं, सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति। यानी कि कोई भी समुदाय हो, कोई भी विभाग हो, ये सबको अपने अंदर समेट लेती थी, सबको अपने साथ लेकर चलती थी, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से कांग्रेस जो है इतने लंबे समय तक शासन कर पाई। क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट इसमें? दूसरा पॉइंट, सबसे पुराना राजनीतिक दल है। अभी एक बच्चे ने भी बताया था कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, और 1885 में जब इसकी स्थापना हुई तो कितना पुराना दल हो गया? तो सबसे पुराना राजनीतिक दल था, इसी वजह से भी लोग जो हैं वो इसे जिता रहे थे, इसे विजय बना रहे थे। इसके अलावा एडिशनल पॉइंट में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि पहले चुनाव की अगर हम बात करें तब तक लोग जो थे वो अवेयर नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था कि चुनाव कैसा होता है, क्योंकि उस समय तक जो लोकतंत्र है वो केवल उन्हीं देशों के लिए सुटेबल माना जाता था जो कि पढ़े लिखे देश हैं। इंग्लैंड, यूके, अमेरिका जैसे देश हैं, उनके लिए ही
ये फिट माना जाता था, उनके लिए ही ये सुटेबल माना जाता था। लेकिन भारत ने पहले चुनाव में ये पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ऐसा नहीं है। जो एक नव स्वतंत्र देश है वो भी लोकतंत्र की क्या कर सकता है, स्थापना कर सकता है। आगे देखिए कुछ और पॉइंट्स भी हैं, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, लिखता नहीं हूं बोर्ड पे, कि बहुत सारी जो महिलाएं थी उनका नाम दर्ज होते रह गया था। तो कैसे लिखा हुआ था, फलाने की बहू, फलाने की बेटी, फलाने का ये। तो मतदाता सूची भी जो है वो ठीक से तैयार नहीं हुई थी, और यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज था वो कम था, इसी वजह से कांग्रेस जो है वो जीती है। तो आपके पास बहुत सारे सपोर्टिंग मटेरियल भी होगा, आपके पास गाइड्स बुक्स या पिछले टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया है वो भी आपके पास अवेलेबल होगा, तो उनमें से भी आप कोई पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पर लकीर का फकीर नहीं बनना है कि जो सर ने लिखवाया वही सही है, हमें यही याद करना है। इसके अलावा भी कोई वैल्यूएबल पॉइंट है तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब देखिए 3 इलेक्शन तो कांग्रेस जीत रही थी, उसके बाद एक बड़ी समस्या आती है हमारे पहले चुनाव में। ये लिख लिया बेटा सभी ने? जो ऑनलाइन बच्चे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, इसके बाद जो बच्चे ऑनलाइन है जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए मिटा दें इसे। अब देखिए कांग्रेस में आगे जो चीज हम देख सकते हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछा गया कांग्रेस से रिलेटेड, तो इसकी स्थापना सभी को पता है। कांग्रेस की स्थापना 1885। देखिए मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आप शांत रहेंगे। तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है, इसकी स्थापना से रिलेटेड सवाल है जो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो क्या है, इसकी स्थापना 1885 में हुई। अब दूसरा है कि ये जो संस्था चुनाव कराएगी, कौन सी संस्था चुनाव कराती है? चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। कब हुआ इसका गठन? 1950। अगर माह भी पूछ लेता है तो मार्च लिख देंगे। मार्च 1950 में चुनाव आयोग का क्या हुआ, आपका गठन हुआ। क्लियर है बेटा? उसके बाद पहला चुनाव, अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पहला चुनाव है वो कब हुआ। चलिए देखिए आप सभी सही हैं। 1951 जिन्होंने कहा वो भी सही है, 1952 जिन्होंने कहा वो भी सही है। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम कौन सी डेट याद रखते हैं, जो हमारी डिलीवरी की डेट होती है। क्या होती है? हमारी जो डिलीवरी की डेट होती है हम उसे याद रखते हैं। जैसे मैं एक अनुमानन अगर किसी बच्चे से भी पूछूं, बेटा आपकी उम्र क्या है, इसके हिसाब से इसकी उम्र 16 साल है और मेरे हिसाब से इसकी उम्र 16 साल 9 महीने है। अपने माता के गर्भ में जब ये था, पेट में था, तब भी इसमें जीवन था, ये जीवित था। लेकिन हम इसका बर्थडे कैसे याद रखते हैं? जिस दिन ये डिलीवर हुआ, इसकी डिलीवरी डेट। बात समझ में आई? तो वैसे ही भारत के जो चुनाव हैं वो 1951 से शुरू हुए, लेकिन जो समापन है, क्योंकि अधिकतर वोट जो है वो फरवरी 1952 में हुए थे, इसीलिए इसे 1952 का चुनाव कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू में ये दोनों ही ऑप्शन है, 1951 भी है और 1952 भी है, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पहला चुनाव जो है वो 1952 का माना जाता है। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? तो ये भी देखिए सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला जो है, चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। शाबाश, आप सभी को पता है। कल भी मैंने आपको कछुए की स्टोरी बताई थी, लेकिन आप मानते नहीं हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो देखिए सू से हमेशा याद रखिए, जो भी चीजें जिनके आगे सू लग जाता है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है ना, और जिनके आगे कू लग जाता है वो गंदी हो जाती है। तो सुकुमार सेन जो थे वो क्या थे? हमारे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। क्लियर है बेटा सभी को? अब देखिए यहां से एक और फैक्टर्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और उसकी चर्चा जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भारत का
पहला आम सभा चुनाव 1952। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम भारत के पहले आम चुनाव की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।